हेलो एवरीवन। हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब तक हम लोगों ने बाबर और हुमायूं से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे उनको कंप्लीट किया हुआ है। अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं शेर शाह सूरी और उनके उत्तराधिकारियों से संबंधित प्रश्न का। क्योंकि देखिए, जो मुगल साम्राज्य में हुमायूं की जो पराजय है वो शेर शाह सूरी के द्वारा हो जाती है, तब कुछ समय के लिए शेर शाह सूरी जो रहते हैं वो अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और जो हुमायूं थे उनको निर्वासित का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जब जो शेर शाह सूरी और इनका उत्तराधिकारियों का जब शासन है वो समाप्त हो जाता है, तो हुमायूं फिर से एक बार जो सत्ता है उसमें काबिज होते हैं और फिर से वो मुगल साम्राज्य को बढ़ाते हैं। इसलिए जो मुगल साम्राज्य है इसमें हम लोग शेर शाह सूरी को भी पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो शेर शाह सूरी से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि फरीद खां का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था बजवाड़ा में। कब हुआ था? तो 1472 में हुआ था। अब नोट में देखिए ये बताया गया है कि डॉक्टर के.आर. कानूनगो जो हैं इनके अनुसार बताया गया है कि जो फरीद खां हैं, जिनको शेर खां कहा जाता है या शेर शाह सूरी कहा जाता है, इनका जन्म इन्होंने बताया है कि इनका जन्म 1486 में हुआ था। देखिए, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 1472 में हुआ था। तो एक बात ये याद रखिएगा, इनका जो जन्म है उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था। तो याद रखिएगा, शेर शाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शेर शाह के जो पिता थे जिनका नाम था हसन, ये कहाँ के जागीरदार थे। तो ये सहसराम, ख्वासपुर और टांडा, इन क्षेत्रों के ये जागीरदार थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फरीद खां ने अपनी जो शिक्षा दीक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त की थी। तो इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा थी उसको जौनपुर से प्राप्त किया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फरीद खां की वीरता से प्रभावित होकर किसने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। तो ये जो शेर खां उपाधि है ये प्रदान की गई थी बहार खां लोहानी के द्वारा। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था। तो ये थे शेर शाह सूरी। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बिहार के किस सुल्तान ने शेर खां को अपने अल्पवयस्क पुत्र जिनका नाम था जलाल खां, इसका शिक्षक नियुक्त किया था। तो इस सुल्तान का नाम था सुल्तान मोहम्मद लोहानी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1532 में हुए दोहरिया के युद्ध में हुमायूं के विरुद्ध शेर शाह ने किसका साथ दिया था। तो यह दिया था अफगानों का साथ। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुई थी। तो ये हुई थी 1534 में। कहाँ पे हुई थी? तो बंगाल में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अब अगले में कह रहा है सूरजगढ़ की लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो ये शेर खां और जो गियासुद्दीन महमूद हैं इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शेर खां मुगल सेवा में कितने समय तक रहे थे। तो ये लगभग 15 माह तक इन्होंने उनकी सेवा की हुई है मुगलों की। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। ये उपयुक्त जो वक्तव्य है ये किसके द्वारा दिया गया है या ये किस शासक का वक्तव्य था। तो ये था शेर खां का, जिसको हम लोग शेर शाह सूरी के भी नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1539 में। किनके मध्य हुआ था? तो शेर खां और मुगलों के बीच ये युद्ध हुआ था। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चौसा के युद्ध के पश्चात शेर शाह ने कौन सी उपाधियां चलाई हुई थी, या शेर शाह सूरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट बताए गए हैं जिसको चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ने अपनाया था। तो देखिए, पहला काम उन्होंने ये किया था कि शेर शाह जो सूरी हैं उन्होंने शेर शाह आलम सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। कब धारण की थी? जब उन्होंने चौसा का युद्ध जीता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। कब चलवाए थे? चौसा युद्ध के पश्चात। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो ये 1540 में हुआ था। अगले में कह रहा है किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शेर शाह का विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ था। तो ये हुआ था 10 जून 1540 को। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आगरा में। अब अगले में कह रहा है सूर्यवंश का संस्थापक कौन था। तो ये शेर शाह सूरी थे। अगले में कह रहा है सूर्यवंश में कितने जो सूर्यवंश है ये कितने वर्षों तक शासन में रहा था। तो ये 15 वर्षों तक शासन में रहा था, 1540 से 1555 तक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसे द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ये शेर शाह सूरी को माना जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की थी। ये अपनाया था शेर शाह सूरी ने। अगले में कह रहा है बंगाल में जो सिकदार थे इनकी देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी जिसका नाम था अमीन ए बंगला अथवा कह सकते हैं अमीर ए बंगला, इसको किसने नियुक्त किया था। तो ये नियुक्त किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। अगले में कह रहा है कन्नौज नगर को बर्बाद करके किसने शेर सूर नामक नगर बसाया था। तो ये बसाया था शेर शाह सूरी ने।
अगले में कह रहा है किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया था, तो ये शेरशाह ने बनवाया था। अगले में कह रहा है सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना किस प्रकार की है, तो यह है अष्टकोणीय, मतलब जो मकबरा बना हुआ है शेरशाह का वो अष्टकोणीय प्रकार का है। अगले में कह रहा है सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा किससे घिरा हुआ है, तो ये एक तालाब से घिरा हुआ है। अगले में कह रहा है सासाराम कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हसन खां सूरी के मकबरे व शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था, तो ये थे अलीवल खान। क्या नाम था इनका, अलीवल खान इनका नाम था। अगले में कह रहा है पटना नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी शेरशाह सूरी ने। अगले में कह रहा है किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था, तो ये था हुमायूं और अकबर के मध्यवर्ती इनका शासन था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी, ये शेरशाह सूरी ने धारण की थी। अगले में कह रहा है शेरशाह की किस विजय को नैतिक आधार पर सदैव आलोचना की जाती है, तो ये था रायसेन विजय, जिसकी नैतिक आधार पर हरदम आलोचना की जाती है। अगले में कह रहा है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था, तो ये था कलिंजर के विरुद्ध। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शेरशाह ने कलिंजर अभियान के समय, मतलब जब शेरशाह ने कलिंजर का अभियान किया था तो वहाँ का राजा कौन था, तो ये थे कीरत सिंह। अगले में कह रहा है शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये कलिंजर में हुई थी। अगले में कह रहा है शेरशाह सूरी को कहाँ पे दफनाया गया था, तो ये सासाराम में मतलब उनको दफनाया गया था, जो कि बिहार में है। अगले में कह रहा है शेरशाह ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तो ये किया था आदिल खां को। अगले में कह रहा है कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ, तो ये हुए थे इस्लाम शाह। अगले में कह रहा है जलाल खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये धारण की थी इस्लाम शाह की। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शेरशाह की मृत्यु के पश्चात किसे इस्लाम शाह के नाम से सुल्तान घोषित किया गया था, तो इनका नाम था जलाल खां। अगले में कह रहा है महदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो ये किया था इस्लाम शाह व सिकंदर शाह ने। अगले में कह रहा है मानकोट के जो किले थे इनका निर्माण किसने करवाया था, तो ये इस्लाम शाह ने करवाया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरदारों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सरदारों के प्रभाव को कम करने के लिए किस अफगान शासक ने आज्ञा दी थी कि कोई सरदार हाथी नहीं रखेगा, नर्तकियाँ नहीं रखेगा और लाल रंग के जो खेमे हैं इनका प्रयोग नहीं करेगा, तो ये करवाया था इस्लाम शाह ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने राज्य की तरफ से कानून बनाकर उसको समान बनाया, ध्यान दीजिए, कह रहा है उनको समान बनाया और धर्म के प्रभाव को कानून व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयत्न किया, तो ये था इस्लाम शाह। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राज्य की तरफ से कानून बनवाए थे और उनको समान बनवाए, मतलब राज्य के लिए जो कानून, मतलब राज्य का जो कानून होगा सभी के लिए समान होगा, और धर्म के प्रभाव को, मतलब जो कानून व्यवस्था थी उससे समाप्त करने का मतलब प्रयास इन्होंने किया था। मतलब जो एक तरह से कहा जाए कि जो धर्म था उसको कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा ना आने पाए, मतलब जो धर्म है उसमें कानून व्यवस्था को उसमें शामिल नहीं करना है, तो इसी को अलग करने के लिए, या कह सकते हैं धर्म को कानून व्यवस्था से अलग करने के लिए इस्लाम शाह ने प्रयास किया था। अब अगले में कह रहा है शेरशाह सूरी द्वारा कौन से सुधार किए गए थे, तो इनमें देखिए सुधारों में है राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार, तो ये सारे सुधार किए गए हैं शेरशाह सूरी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेरशाह सूरी को जाना जाता है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके बारे में, उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि नागरिक प्रशासन की प्रणाली को का संगठन करने के लिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो नागरिक प्रशासन था उसकी प्रणाली का संगठन करने के लिए इनको जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इनका जो पहला रुपया जारी हुआ था, इन्होंने जारी करने के लिए जो 20वीं शताब्दी था इसका प्रयोग ये होता रहा, मतलब इन्होंने जो पहला रुपया जारी किया था वो 20वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग होता रहा था, तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है उसने भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की थी, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है उसने भूमि की पैमाइश करवाई थी, ये भी सही है। अगला कह रहा है दिल्ली के पुराने किले में किला कोहिनूर नामक मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं ये सारे के सारे सही दिए गए हैं। अब अगला कह रहा है कि शेरशाह सूरी के बारे में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यात्रा मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उसने राजमार्गों पर नियत अंतराल पर सरायों का निर्माण करवाया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला इसमें स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पूर्ववर्ती काल को मिलावटी धातुओं के खोटे सिक्कों के स्थान पर उसने
चांदी और तांबे के मानक सिक्कों का चलन आरंभ करवाया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए जो राजस्व सुधार से संबंधित क्वेश्चन है शेरशाह सूरी से रिलेटेड, उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जरीबाना नामक कर किसने लागू किया था। तो ये शेरशाह सूरी ने लागू किया था। अगले में कह रहा है जरीबाना किस प्रकार का एक कर था। तो ये एक ज़मीन का कर होता था। अगले में कह रहा है शेरशाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए क्या किया था। इन्होंने राई, जिसको कहते हैं फसली दर की सूची, को लागू करवाया था। मतलब फसली दर की जो सूची होगी इनको लागू करवाने का काम किया था शेरशाह सूरी ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेरशाह ने किसके नेतृत्व में भू सर्वेक्षण करवाया था। तो ये करवाया था अहमद खां के नेतृत्व में। अगले में कह रहा है शेरशाह ने भू राजस्व निर्धारित हेतु भूमि की कितने भागों में विभाजित किया था। तो भूमि को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था। तो पहला था अच्छी, दूसरा था मध्यम और तीसरा था निम्न। तो इन 3 प्रकारों में भूमि को डिवाइड किया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर जो प्रणाली थी उसमें मूल्यांकन का आधार क्या था। तो इसमें जो मूल्यांकन था वह ज़मीन की सही पैमाइश के आधार पर किया जाता था। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसको जान लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शेरशाह हैं वो उनकी कृषि नीति के संबंध में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि शेरशाह ने बोई गई ज़मीन की माप पर जोर दिया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है शेरशाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की थी। तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है प्रत्येक किसान द्वारा दी जाने वाली मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज़ पर लिखवाया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो मतलब तीनों स्टेटमेंट शेरशाह सूरी के बारे में सही दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक द्वारा पट्टा एवं काबूलियत जो है उसकी व्यवस्था कराई गई। तो ये कराई गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। अगले में कह रहा है भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को पट्टा और कबूलियत देने के लिए किसने एक नई प्रणाली का आरंभ किया था। तो ये किया था शेरशाह ने। अगले में कह रहा है शेरशाह के शासनकाल के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य थे उसकी आय और व्यय का भी देखभाल करता था। तो ये था दीवाने वजारत। अगले में कह रहा है शेरशाह के राज्यकाल में आमिल का क्या काम होता था। मतलब जो आमिल अधिकारी होते थे ये क्या करते थे। तो ये भू राजस्व हेतु भूमापन का काम करते थे। अब अगले में कह रहा है कि जो सीधे रैयत थे जिनको हम लोग किसान कहते हैं इनसे मालगुजारी वसूलने की जो प्रथा थी किसने प्रारंभ किया। तो ये किया था शेरशाह ने। अगले में क्या है शेरशाह के शासन के विषय में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भू राजस्व नगद अथवा अनाज दोनों के रूप में ये चुकाया जाता था। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगले में कह रहा है भूमापन के कार्यों की देखभाल के लिए शेरशाह ने अहमद खां को नियुक्त किया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात जो था वो 1:64 था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा कहाँ से उपज का केवल चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लिया जाता था। तो ये लिया जाता मुल्तान से। अगले में कह रहा है शेरशाह सूरी द्वारा भू राजस्व के अतिरिक्त जनहित के प्रयोग हेतु लिया जाने वाला जो अतिरिक्त कर का प्रतिशत था वो कितना था। तो वो था 2.5%। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेरशाह की जो भू राजस्व पद्धति थी जिसको हम लोग लगान व्यवस्था कहते हैं ये क्या थी। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं किसानों से डायरेक्ट लिया जाता था। अब अगले में कह रहा है शेरशाह की लगान व्यवस्था के विषय में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उसने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रकार की प्रणालियाँ अपनाई थी जिनमें गल्ला बख्शी अथवा बटाई, नस्क या मुक्तई अथवा जिसको कह सकते हैं कनकूत, इसके अतिरिक्त नकदी अथवा जब्ती, इन सब प्रणालियों को अपनाया था। अब अगले में कह रहा है भूमि की माप के लिए उसने सिकंदरी गज जिसको हम लोग कहते थे उनकी माप थी 31 अंगुल या इसी को कहते थे 32 इंच। तो ये क्या था। तो ये एक सिकंदरी गज था। ये एक प्रकार का क्या था, ये एक प्रकार की सन की डंडी होती थी। इसका प्रयोग किसने करवाया था। तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि शेरशाह कह रहा है 10 या 20 वर्ष और जीवित रहता तो जमींदार जो वर्ग था समाप्त हो गया होता और हिंदुस्तान जो था वो उत्साही एवं परिश्रमी किसानों द्वारा खेती किया जाने वाला तथा सिंचाई युक्त एक ऐसा विस्तृत भूभाग होता जिसमें कहीं भी झाड़ी या घास ना होती। तो ये कहा गया है शेरशाह सूरी के बारे में। और ये कथन किसका है। तो ये कथन है डॉक्टर कानूनगो का। मतलब डॉक्टर कानूनगो ने ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ था, मतलब बताया हुआ था कि अगर शेरशाह सूरी 10 से 20 वर्ष और जिंदा रहता तो ये परिस्थितियाँ होती भारत की। अब अगले में कह रहा है कि शेरशाह के विषय में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसका राजस्व जो सिद्धांत था वो तुर्क और अफगानों का मिला जुला स्वरूप था। तो ये स्टेटमेंट सही है।
सेकंड कह रहा है कि शेर शाह स्वयं शासन का प्रधान था और शासन की संपूर्ण शक्ति उसमें केंद्रित थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए अगला इसी में पॉइंट है, न्यायिक सुधार से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि शेर शाह की धार्मिक नीति कैसी थी। तो ये धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है न्याय करना तथा धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ, न्याय करना धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है और इसे सभी काफिर और मुसलमान जो बादशाह हैं स्वीकार करते हैं। उपयुक्त कथन किस बादशाह से संबंधित है। तो ये शेर शाह से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेर शाह जो थे उनकी शासन व्यवस्था के विषय में किसने लिखा है कि शेर शाह के समय एक वृद्ध स्त्री भी अपने सिर पर आभूषणों से भरी हुई टोकरी सुरक्षित लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य के कोने पर जा सकती थी। ये कहा किसने है। तो ये कहा है अब्बास खां शरवानी ने। मतलब एक तरह से कह सकते हैं इतना अच्छा प्रशासन था कि उस समय कोई डर नहीं रहता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेर शाह जो थे वो न्याय कार्य करने के लिए किस दिन बैठक करता था। तो वो बुधवार को बैठक करता था। अगले में कह रहा है अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध किस मध्यकालीन शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। ये उपाधि धारण की गई है शेर शाह के द्वारा। कौन सी उपाधि है, सुल्तान उल अदल। अब अगला है प्रशासनिक सुधार से संबंधित क्वेश्चन, इनको जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेर शाह सूरी द्वारा किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मतलब इनका कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है शेर शाह सूरी। तो यह है प्रशासनिक सुधार। अगले में कह रहा है सराह ए आजम, या जिसको हम लोग सड़क ए आजम कहते हैं, इस नाम से सड़कों का निर्माण किसने करवाया। तो ये शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन अधिकारियों द्वारा शेर शाह सूरी के शासनकाल में परगना जो था परगना प्रशासन की देखभाल की जाती थी। तो ये सिकदार अथवा जो मुंसिफ थे इनके द्वारा इसकी देखभाल की जाती थी। अब अगले में कह रहा है शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए शेर शाह ने कौन सा उपाय अपनाया था। तो ये पुलिस विभाग की नीति जो थी वो स्थानीय उत्तरदायित्वों पर थी। ये सिद्धांत जो है उसी पर ही काम करता था। कहने का मतलब ये है, इसमें ये कह रहा है कि जो शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था थी उसके लिए शेर शाह ने कौन सा उपाय अपनाया था। तो इसके लिए पुलिस विभाग की जो नीति स्थानीय उत्तरदायित्व थे इस पर ये आधारित था। मतलब जो पुलिस विभाग होगा ये इसकी जो नीतियाँ होंगी स्थानीय उत्तरदायित्वों पर आधारित होंगी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेर शाह के शासनकाल में काजी फजीलात, ये पूछा जा रहा है जो काजी फजीलात थे ये कौन थे। ये बंगाल के ये प्रांतपति थे। अगले में कह रहा है ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था। तो ये शेर शाह का सेनापति था। अगले में कह रहा है किसने शेर शाह द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा था। तो ये कहा था डॉक्टर कानूनगो ने। अगले में कह रहा है उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ नामक एक किला का किसने निर्माण करवाया था। तो ये जो रोहतासगढ़ का किला है ये शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगले में कह रहा है झेलम नदी के तट पर स्थित रोहतासगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था। शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अगले में कह रहा है रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके देखभाल में हुआ था। तो ये हैवत खां और टोडरमल के देखरेख में हुआ था। अब अगले में कह रहा है शेर शाह द्वारा निर्मित बंगाल में सोनार गांव के आगरा, दिल्ली और लाहौर होते हुए मुल्तान जो था वहां तक जाने वाली सड़क क्या कहलाती थी। इसी को सड़क ए आजम कहा जाता था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्गों पर दो कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण करवाया, जहां कह रहा है यात्री बिस्तर और पका भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था वहां पर थी। उसने ऐसे लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। ये शासक कौन सा था। तो ये था शेर शाह सूरी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शेर शाह ने समूचे साम्राज्य जो हैं उसमें कितने सरायों का निर्माण करवाया था। तो 1700 सरायों का निर्माण करवाया गया था। अगले में कह रहा है किसने कहा जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके जो टट्टू हैं उनको अनाज और पानी दिया जाए। तो ये था शेर शाह सूरी से संबंधित। अब अगले में कह रहा है शेर शाह के समय कितनी सैनिक चौकियों का विवरण मिलता है। तो 16 सैनिक चौकियों का विवरण मिलता है। अगले में कह रहा है शेर शाह ने सरायों में रुकने वाले जो हिंदू यात्री थे इनको बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया गया था। तो इनको नियुक्त किया था ब्राह्मणों को। मतलब जो ब्राह्मण हैं वो हिंदू यात्रियों के लिए जब कोई व्यवस्था करनी होती थी तो उनको ब्राह्मणों को नियुक्त किया जाता था। अब अगला है सैन्य सुधार। तो देखिए सैन्य सुधार में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह की सैन्य व्यवस्था के बारे में कुछ सही कथन दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उसने सैनिकों को होलिया रखने तथा घोड़े को दागने की प्रथा को पुनः प्रचलित करवाया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है कि वह स्वयं सैनिक की भर्ती करता था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा है मुद्रा सुधार से संबंधित, इसको जान लेते हैं।
तो इसमें पहला कह रहा है किसने सुधरी हुई मुद्रा को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, मतलब किसको दिया जाता है सुधरी हुई मुद्रा को स्थापित करने का, तो ये है शेरशाह सूरी। अगले में कह रहा है चांदी का सिक्का जो रुपया था इसको सर्वप्रथम किसने चलवाया था, शेरशाह सूरी के द्वारा इसको चलवाया गया था। अगले में कह रहा है शेरशाह के जो रुपये के सिक्के थे उनके बारे में किस इतिहासकार ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है, तो ये कहा था स्मिथ ने। अगले में कह रहा है शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था, तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शेरशाह ने किन धातुओं की मुद्राएं चलाई थी, सोने चांदी और तांबे इनकी मुद्राएं चलवाई थी। अगले में कह रहा है शेरशाह द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपये का भार कितना था, तो ये 178 ग्रेन था। अगले में कह रहा है शेरशाह द्वारा जारी किए गए तांबे के दाम का भार कितना था, तो ये 380 ग्रेन था। अब अगले में कह रहा है शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के जो रुपये थे इनके विनिमय दर क्या थी, तो ये थी 64:1 के अनुपात में। अगले में कह रहा है शेरशाह के समय कुल कितनी टकसालें थी, तो 30 टकसालें थी टकसालें। अगले में कह रहा है शेरशाह द्वारा चलाया गया जो स्वर्ण निर्मित सिक्का था वो क्या कहलाता, इसको अशरफ के नाम से जाना जाता था। अगले में कह रहा है शेरशाह के विषय में किसने लिखा है कि उसने अलाउद्दीन की व्यवस्था को पुनः लागू किया, जिसे कह रहा है उसने तारीख़ फिरोजशाही में पढ़ा था और आगे आने वाली पीढ़ी की प्रशंसा का पात्र भी बना था। तो ये बताया है किसने बताया, तो ये बताया अबुल फजल ने। अगले में कह रहा है मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, तो यह है शेरशाह सूरी से संबंधित। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिल्ली का जो किला कोहना है इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये शेरशाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगले में कह रहा है दिल्ली में पुराना किला जो था उसके भवनों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों को क्षति नहीं पहुंचाने और यदि उन्हें कोई व्यापारिक दुर्घटना में और बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया था। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा गया था। ये जो कथन है किस बादशाह के संदर्भ में है, तो यह है शेरशाह के जो शेरशाह सूरी हैं उनके संबंध में ये कथन दिया गया है। अगला इसमें ये कथन और कह रहा है कि ये शरारती लोग अपने खजाने में कभी पैसे नहीं खर्च करते, वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन लेते हैं। अपने इस कथन के लिए कौन मशहूर है, तो ये था फरीद जिनको शेरशाह कहा जाता है, मतलब शेरशाह सूरी ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ था। अब अगले में कह रहा है किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र करने तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया था, तो ये दिया था शेरशाह सूरी ने। अगले में कह रहा है शेरशाह के विषय में कुछ व्यवस्थाओं के संदर्भ में कुछ सही कथन दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित जो शासन व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित हो गई, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भू राजस्व जो व्यवस्था थी उसको कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला कह रहा है शेरशाह सूरी के संबंध में कुछ सही कथन दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है उसने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है शेरशाह सूरी एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मार्थ नहीं था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वीर विनोद के रचयिता कौन थे, तो ये थे कविराज श्यामल दास। अगले में कह रहा है तारीख़ दाऊदी के लेखक कौन थे, तो ये थे अब्दुल्ला। अगले में कह रहा है अब्बास खां सरवानी ने अपनी रचना प्रमुखता किस शासक पर केंद्रित है, इनकी रचना, तो ये है शेरशाह सूरी पर। अगले में कह रहा है दौलत शेरशाही के लेखक कौन थे, तो ये थे हसन खां। अगले में कह रहा है मलिक मोहम्मद जायशी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में किया था, ये शेरशाह के शासनकाल में किया था। किसके समय, शेरशाह के शासनकाल में। अगले में कह रहा है शेरशाह के विषय में किसने लिखा है कि बुद्धिमान तथा बुद्धिमत्ता और जो अनुभव है उसमें वह शेरशाह कह रहा है दूसरा हैदर था, तो ये कहा था अब्बास खां सरवानी ने। मतलब कहने का तात्पर्य है किसको दूसरा हैदर कहा गया था, तो ये कहा गया था शेरशाह को। किसने कहा था, अब्बास खां सरवानी ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेरशाह के विषय में किस इतिहासकार ने लिखा है कि बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था, तो ये बताया है शेरशाह सूरी के बारे में कि डॉक्टर कानून गो ने। अगले में कह रहा है किस इतिहासकार का कथन है कि शिवाजी और शेरशाह चरित्र और योग्यता की दृष्टि से समान थे वरन समान परिस्थितियों में भी उनका विकास हुआ था, तो ये कहा है डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने। अब अगला ये कह रहा है कि किस शासक को अकबर का अग्रणी या पथ प्रदर्शक माना जाता है, तो ये शेरशाह सूरी को माना जाता है।
अगले में कह रहा है किस इतिहासकार ने शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रणी स्वीकार किया था? तो ये किया था डॉक्टर आर पी त्रिपाठी ने। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर ने शेरशाह की नीतियों को लागू किया था, इसलिए माना जाता है कि जो अकबर हैं वो शेरशाह के मतलब जो शेरशाह हैं उनको अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। अगले में कह रहा है मुगलों को शेरशाह की बहुमूल्य देन क्या थी? तो ये थी भू राजस्व व्यवस्था। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में किसके प्रशासन व्यवस्था को अपनाया? तो उसने अपनाया था शेरशाह के प्रशासन को। अगले में कह रहा है भू राजस्व प्रणाली में अकबर द्वारा पदचिन्हों पर चलने वाला शासक कौन था? तो ये था शेरशाह। मतलब कौन शायद शासक था। कह रहा है कि जो भू राजस्व प्रणाली थी उसमें अकबर किसके पदचिन्हों पर चला था? तो जो भू राजस्व प्रणाली थी जो शेरशाह के द्वारा चलाई गई थी, माना जाता है कि जो अकबर थे उन्हीं के पदचिन्हों पर इन्होंने चला था। मतलब कह सकते हैं कि शेरशाह की जो भू राजस्व प्रणाली थी उसको अकबर के द्वारा अपनाया गया था। अब अगला है शेरशाह कालीन जो प्रशासन, इसके बारे में जान लेते हैं। एक तरफ विभाग दिए गए हैं, दूसरे साइड मंत्री दिए गए, तीसरे साइड इनके कार्य दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला विभाग है दीवानी वजारत। ये क्या है? ये वजीर होते हैं। इनका कार्य है राज्य की आय व्यय का हिसाब रखना। दूसरे हैं दीवाने अर्ज। ये क्या है? ये आरिज हैं जिनको सेना मंत्री कहा जाता है और ये सेना की भर्ती, रसद और जो संगठन है, वेतन इत्यादि हैं, इनसे संबंधित ये व्यवस्था करते हैं। अगले हैं दीवाने रसालत। ये विदेश मंत्री हैं, मतलब विदेशी राजदूतों का स्वागत, पत्र व्यवहार, ये सब करना इनका काम है। दीवाने हिंसा की बात की जाए तो दबीर एक खास इसके मुख्य अधिकारी होते थे। ये साम्राज्य के अंदर सभी प्रकार के पत्र व्यवहार के आदेशों को भेजते थे। अगले में कह रहा है दीवाने कज़ा। इसमें मुख्य काजी जो होते थे इसके चीफ होते थे, मतलब मुख्य यही होते थे और इसका कार्य था न्यायिक कार्य करना। मतलब सम्राट के पश्चात अगर कोई न्यायिक काम करेगा तो करेगा मुख्य काजी। अगले में कह रहा है बरीद ए ममालिक। ये क्या थे? तो ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे। इनका काम था साम्राज्य के विभिन्न भागों में गुप्तचरों की रिपोर्टों को प्राप्त करना। अब अगला है सरकार प्रशासन, इसके संबंधित जो क्वेश्चन उनको जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है सिकदार ए सिकदारान। ये क्या है? तो ये सरकार के सैनिक अधिकारी हैं। अगर इनका काम देखा जाए तो सरकार जिसको जिला कहते हैं इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठेकेदारों के कार्यों का निरीक्षण करना व मालगुजारी इत्यादि करों की वसूली करने में सहायता करना। तो ये सारे काम हैं ठेकेदार या ठेकेदारन के। अगला है मुंशिफियान। ये क्या है? तो ये सब न्यायिक अधिकारी हैं। इनका काम है न्याय से संबंधित कार्य तथा परगना जो मुंशी हैं वह अन्य अमीनों के कार्य का निरीक्षण करना। और जो परगना प्रशासन है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए इसमें होते हैं हेड ठेकेदार। तो ठेकेदार क्या होते हैं? तो जो परगना होता है इसका सैनिक अधिकारी होता है। अब इसका काम होता है परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठेकेदारों के कार्य का निरीक्षण करना व मालगुजारी आदि करों की वसूली करने में सहायता करना। तो ये सारे इसके काम हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अमीन जो मुंशिफ हैं ये कौन थे? तो ये नागरिक अधिकारी होते थे। इनका काम था दीवानी मुकदमों तथा दीवानी मुकदमे जो थे उनका निर्णय करना, भूमि की नाप एवं लगान व्यवस्था की देखभाल करना। तो ये सभी इनके काम थे। अब अगले थे फौजदार। ये क्या काम करते थे? तो ये परगने के खजांची होते थे। अगले हैं कारकुन। तो जो कारकुन होते थे वो फारसी और हिंदी के लेखक होते थे। ये हिसाब किताब का इनका लिखना इनके द्वारा काम किया जाता था। अगले में है कानूनगो। तो ये अर्ध सरकारी अधिकारी होते थे। परगनों के लगान संबंधी जो मामले होते थे इनकी जानकारी इनका रखना काम था। अब ग्राम प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ग्राम प्रशासन में मुकद्दम एक होते थे जिनको गाँव का मुखिया कहा जाता था। पटवारी जो थे ये ग्राम के वैतनिक अधिकारी थे जो गांव के लेखा जोखा को रखते थे। अगले थे शेरशाह और उनके उत्तराधिकारियों से संबंधित यहाँ पे पॉइंट दिए जो उनको जान लेते हैं। देखिए जो शेरशाह रहे हैं ये 1540 से 45 तक रहे हैं। उसके बाद इस्लाम शाह आए हैं, फिरोज शाह आए हैं, मोहम्मद आदिल शाह आए हैं, इब्राहिम शाह आए हैं, सिकंदर शाह आए हैं। तो ये सब इनका सीक्वेंस है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे दूसरे वीडियो में, मतलब आने वाले दूसरे वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो मुगल शासक से संबंधित और 2-3 शासक बचेंगे उनको हम लोग आने वाले वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।